नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट अभी चल रहा है। कहानी का नाम है कन्यादान एक सौभाग्य। दोस्तों, पहला पार्ट पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कन्यादान एक सौभाग्य नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी में ही इसका पहला पार्ट मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। शाम होने को आई है। पाखी दोस्त शिल्पा के साथ ऑफिस से बाहर आई, मगर आज पूरब की कार नहीं खड़ी थी। पाखी समझ गई कि वह उससे नाराज है। अरे पाखी, आज तेरा हीरो नहीं आया क्या? शिल्पा मोबाइल देखते हुए पूछती है। तो पाखी हड़बड़ा सी जाती है। नहीं, आते होंगे, शायद ट्रैफिक में होंगे। पाखी तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब में कहती है, ताकि शिल्पा को शक ना हो कि उन दोनों का झगड़ा हो गया है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। चल, बाय। शिल्पा चलते हुए पाखी से कहती है तो पाखी भी मुस्कुराते हुए जवाब में बाय बोलती है। लेकिन वह तो जानती है कि पूरब क्यों नहीं आया। उसे पूरब के लिए फिक्र होने लगती है। उसे रहा नहीं जा रहा था। फिर वह पूरब का फ़ोन लगाने लगती है। घंटी जा रही है मगर वह फ़ोन नहीं उठा रहा। पाखी की धड़कन बढ़ती जा रही है। तभी आखिरी घंटी में वह फ़ोन उठा लेता है। हेलो पूरब, कहाँ हैं आप? आए नहीं? पाखी एक सांस में संकोचित होती हुई फ़ोन पे कहती है तो पूरब कार चलाते हुए गुस्सा हो पड़ता है। तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना। जैसा तुम चाहोगी सब वैसा ही होगा ना। पर मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला नहीं हूँ, समझी? पूरब कार चलाते हुए गुस्से में कहता है तो पाखी डर जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतनी गुस्से में वह क्या कर रहा है। फिर वह फ़ोन बंद कर देता है। पाखी हैरान सी खड़ी रह जाती है कि वह क्या करे। बियर बार की चमकीली लाइट झिलमिला रही है। बार में से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पूरब गंभीर भाव से अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठा है। वह अभी भी गुस्से में है। उसके चेहरे पे सख्तपन है, जैसे उसके दिमाग में कोई तूफान सा मचा हो। यार अब छोड़ भी ना, क्या मुंह लटकाए हुए बैठा है? थोड़ा चिल भी मारना। छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। दोस्त आदित्य ड्रिंक करते हुए पूरब से कहता है तो बाकी दोस्त हंस देते हैं, जो कि पूरब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से से उन्हें घूरता है। भाई, तुझे पाखी की भावनाओं को भी समझना चाहिए। अगर उसकी ही शादी में उसके अपने पिताजी नहीं होंगे तो फिर उसकी खुशी तो अधूरी ही रह जाएगी ना। दूसरा दोस्त विजय पूरब को समझाते हुए कहता है तो वह उसे आश्चर्य से देखने लगता है और बाकी दोस्तों की मुस्कान छूट जाती है, जैसे उन्हें विजय की बातें बेकार लग रही हो। ए भाई, तू अपना ज्ञान देना बंद कर। क्या तुझे नहीं पता कि पूरब के मम्मी पापा नहीं जानते कि पाखी के असली पिता कौन है? और अगर उन्हें भनक भी लग गई तो फिर शादी का टूटना तो तय है। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? तीसरा दोस्त विजय को डपटते हुए कहता है तो उसे अजीब महसूस होता है कि इन बेवकूफ़ों को समझाना उसके बस की बात नहीं है। पूरब चुपचाप ड्रिंक कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ और तू ये बता कि क्या गारंटी है कि अंकल आंटी को पाखी के असली पिताजी के बारे में पता नहीं चलेगा? जब पता चलेगा तो तब तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? तो विजय आगे अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है। दोनों दोस्त आपस में मुंह ताकने लगते हैं। फिर वह गुस्से से एक घूंट पीता है। पूरब गंभीर भाव से कुछ सोच रहा है। आज नहीं तो कल सच्चाई पता चलनी ही है। देख पूरब, कहीं ऐसा ना हो कि पाखी के दिल में तेरे लिए कोई और ही छवि न बन जाए। तुझे उससे बात करनी चाहिए, विजय पूरब को समझाते हुए कहता है। तो बाकी दोस्त नशे की हालत में पूरब का मुंह देखने लगते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मगर वह तो गंभीर भाव से ड्रिंक करने में लगा हुआ था, जैसे उसे दोस्तों की बातों से कोई मतलब ही ना हो और उसका ध्यान कहीं और हो। घर में खाने के टेबल पर पाखी रोटी तो तोड़ती हुए गुमसुम सी बैठी है। वह किसी सोच में खोई हुई है। बगल में बैठी मम्मी उसकी थाली में सब्जी डाल रही है। बहन विभू और भाई वंश सामने वाले टेबल पे पाखी को घूरते हुए बैठे हैं। तभी पापा सामान्य भाव से आते हैं। मम्मी जी उनके सामने थाली रखती है। पाखी नज़र झुकाए
रोटी के टुकड़े को सब्जी में डुबोए हुए है, लेकिन खा नहीं रही है। उसका ध्यान कहीं और है। वह किसी गहरी सोच में डूबी है। पिताजी एक नज़र उसकी तरफ देखते हैं, फिर वह पत्नी रचना की तरफ देखते हैं। मम्मी, तो कल आप लोग मुझसे क्या बात करने वाले थे? अभी पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। पाखी नज़र झुकाए हुए मम्मी से कहती है, तो वह थोड़ा असहज सी हो जाती है। पति सुदेश की तरफ आश्चर्य से देखने लगती है। विभु और वंश भी पाखी को आश्चर्य से घूरने लगते हैं। पापा भी उसकी तरफ संदेह भाव से देखते हैं, शायद उसके मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पापा कुछ कहना चाहते हैं, मम्मी जी सुदेश की तरफ देखते हुए असमंजस से कहती है। तो सुदेश उसकी तरफ पलक झपकाते हुए इशारा देता है कि मैं सब संभाल लूँगा। मम्मी चैन की सांस लेती है, मगर उसे डर है कि पाखी की क्या प्रतिक्रिया होगी। पाखी अभी भी रोटी के टुकड़े के साथ खेल रही है। बेटा पाखी, मैंने हमेशा तुम्हें विभु और वंश की तरह ही देखा है। कभी तुम लोगों में कोई फर्क नहीं किया, और ख़ास तौर पर तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही तुमसे कोई शिकायत हुई है। सुदेश पाखी की तरफ देखते हुए सामान्य भाव से कहते हैं। मम्मी दुविधा भरी नज़रों से दोनों का चेहरा ताक रही है। विभु और वंश घूरते हुए धीरे धीरे खा रहे हैं। बेटा, अगले हफ्ते से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पूरा घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भर जाएगा। ऐसे में तुम्हारे पापा का आना सबके लिए एक सवाल बन जाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? सुदेश जी पाखी को समझाते हुए बड़े ही सहजता से कहते हैं, तो उसकी हंसी निकल जाती है, जैसे उसे सुदेश की बातों में मजाक सूझ रहा हो। मम्मी को हैरानी सी होती है। अगर कल को विभू की शादी में आप ना जा पाए तो आपको कैसा महसूस होगा? तकलीफ होगी ना? दर्द होगा ना? लेकिन नहीं, कोई मेरे पापा को नहीं समझना चाहता। कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझना चाहता कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर उस इंसान की क्या गलती है? क्यों वो मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकती? पाखी आगे थोड़ा बिगड़ते हुए सुदेश जी से कहती है। तो वो चकित से रह जाते हैं। उन्हें पाखी की बातों से ठेस पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती। पाखी भावुक होकर रो पड़ती है। उसे अपने पापा के लिए बहुत बुरा लगता है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। पाखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी हड़बड़ाते हुए तुरंत उससे पूछ बैठती है। तो पाखी वहां से रोते हुए चली जाती है। मम्मी परेशान सी पाखी को जाते हुए देखती रह जाती है। शायद पाखी जानती है कि उसके जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। सुदेश जी को पाखी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर वह अभी भी चुप हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। विभु वंश तो दांत पीस कर रह जाते हैं। रात के खाली सड़क पे पूरब कार चलाते हुए जा रहा है। वह नशे की हालत में भी दुखी है। उसे पाखी की याद आ रही है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वह पाखी से बात करना चाहता है, लेकिन अभी वह तो नाराज है, खफा है, और नाराजगी तो इतनी आसानी से जाती नहीं है। वह सामने देखते हुए कार मोड़ता है। जेहन में तो पाखी बसी हुई है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। पूरब घबरा जाता है और मारे हड़बड़ाहट के वह कार संभाल नहीं पाता, और कार जाकर एक खंबे से टकरा जाती है। कार के सामने का शीशा टूट जाता है। पाखी बिस्तर पर पड़ी सिसक रही है। उसे बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए। कोई उसके समर्थन में नहीं है। कोई नहीं चाहते हैं कि वो मेरी शादी में आए, मेरी खुशियों का हिस्सा बने। कितनी लाचार हूँ मैं, जो अपनी ही शादी में अपने ही पापा को नहीं बुला सकती, उन्हें उनकी खुशियों में शामिल नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे साथ ना होकर भी साए की तरह हमेशा मेरे साथ थे, जिनका प्यार ना पा सकी फिर भी मेरी खुशियों का पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरब, कम से कम तुमने तो मुझे समझा होता। पर तुम फिक्र मत करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। मेरे पापा तो वैसे ही महान हैं, जो सिर्फ देना जानते हैं। मांगा तो कभी कुछ भी नहीं है उन्होंने। पाखी रोते हुए अपने आप से कह रही है। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। उसका दिल उनसे मिलने को कर रहा है, लेकिन वह तो इतनी मजबूर है कि अपनी शादी की खबर तक उनको नहीं पहुंचा सकती। पाखी आंसू पोंछते हुए मोबाइल उठाती है कि पूरब को कॉल करके बता देगी उसने अपना फैसला बदल लिया है। नहीं बुलाऊंगी अपने पापा को, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। घंटी जा रही है और वह भावुक होकर रो पड़ती है।
आप जो कोई भी हैं इस वक्त आप हॉस्पिटल आ जाइए, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। मोबाइल की दूसरी तरफ से एक औरत ने फ़ोन पे कहा तो पाखी चौंक पड़ती है। क्या क्या पूरब का एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ? कब और कैसे? पाखी घबराते हुए पूछती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए, अभी मैं कुछ और नहीं बता सकती हूँ। मोबाइल के दूसरे तरफ से औरत ने आगे जवाब देते हुए कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। पाखी घबराते हुए हेलो हेलो करती रह जाती है। वह रोने लगती है। हॉल में पापा खाने की टेबल पर बैठे सोचते विचारते हुए भोजन कर रहे हैं। मम्मी चिंतित होते हुए बैठी है। उन्हें अपनी बेटी के बर्ताव पे शर्मिंदगी हो रही है। विभु वंश टेबल छोड़ उठ खड़े होते हैं। मम्मी उन्हें हैरानी से देखती है और इशारे से कहती है कि अपना खाना फिनिश करो, लेकिन बेटी विभु इशारे से ही जवाब देती है कि उनका पेट भर गया है। पापा जी को गुस्से में देखते हुए दोनों चुपचाप जाने लगते हैं। तभी पाखी रोते हुए हॉल में आती है। वह बहुत घबराई हुई है। मम्मी, मम्मी पूरब का एक्सीडेंट हो गया है। मम्मी पूरब हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। पाखी रोते हुए मम्मी से कहती है तो वह घबराते हुए पाखी की तरफ दौड़ पड़ती हैं। कब कैसे हुआ? हे भगवान! रचना जी पाखी से घबराते हुए पूछती है। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं जा रही हूँ। पाखी रोते हुए कहती है तो रचना उसका हाथ पकड़ लेती है। पूरब को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, तुम रोना बंद करो। रचना जी पाखी को बहलाते हुए कहती हैं चलो मैं भी चलता हूँ हॉस्पिटल और ये रोना धोना बंद करो। सुदेश जी पाखी से कहते हैं तो रचना परेशान भाव से उनकी तरफ देखने लगती है। पाखी सिसकते हुए रोए जा रही है। उसे पूरब के लिए फिक्र हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस हॉर्न बजाते हुए आ रही होती है। एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। एक वार्ड के बाहर पूरब के तीनों दोस्त चिंतित भाव से खड़े हुए हैं। वार्ड के अंदर पूरब का इलाज चल रहा है। तभी पाखी रोते हुए आगे आगे दौड़ते हुए आ रही है। वह घबराई हुई है। पीछे पीछे रचना जी घबराई हुई सी आ रही है और साथ में सुदेश जी भी आ रहे हैं। पूरब कैसा है अभी? कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका? तुम लोग कहाँ थे? बताओ मुझे। पाखी रोते हुए उनके दोस्त विजय से पूछती है तो बाकी दोस्त उसे गंभीर भाव से देखने लगते हैं। हम भी बस अभी ही आए हैं, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं, पता नहीं कैसा है वो, हम नहीं जानते उसके बारे में। विजय चिंतित भाव से पाखी से कहता है तो वह और जोर से रो पड़ती है। पाखी बेटा, ऐसा ऐसे नहीं रोते, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। रचना जी पाखी को संभालते हुए कहती है सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी ही गलती है। न पापा को बुलाने की बात कहती और ना ही वो मुझसे नाराज होता और ना ही ये सब होता। मम्मी मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। पाखी रोते हुए कहती है और फिर मम्मी के गले लगते हुए रोने लगती है। मम्मी उसे सहला रही है। उसकी आंखें भरी हुई हैं। तुम शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा पूरब को, भगवान पे भरोसा रखो। रचना जी पाखी को बहलाते हुए उससे कहती हैं। तभी वार्ड में से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। सब डॉक्टर की तरफ दौड़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब पूरब कैसा है, ठीक तो है ना वो? सुदेश जी हड़बड़ाते हुए उससे पूछ पड़ते हैं। पाखी रोते हुए डॉक्टर को देखती है जैसे वो इस वक्त उसके लिए किसी भगवान से कम ना हो। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। आप मिल सकते हैं पेशेंट से, अब वह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सहजता से जवाब देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। रचना जी चैन की सांस लेती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। पाखी वार्ड की तरफ रोते हुए जाने लगती है, जैसे उसने ठान लिया हो कि अब वह अपनी जिद छोड़ देगी और अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लेगी। फिर उसे कोई दुख नहीं होगा, कहीं कुछ पाने की जगह कुछ खोना ना पड़ जाए। पूरा बेड पे सामान्य भाव से लेटा हुआ है। उसके माथे पे पट्टी बंधी हुई है। पाखी उसके बगल में बैठी हुई है। वह नज़र झुकाए हुए पूरब का हाथ पकड़े हुए सिसक रही है, जैसे उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा हो। तीनों दोस्त रचना जी और सुदेश जी सामने सामान्य भाव से खड़े पूरब को देख रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ, आप लोग घर चले जाइए, चिंता की कोई बात नहीं है। बेड पे लेटा हुआ पूरब सामान्य भाव से
रचना जी और सुदेश जी की तरफ देखते हुए कहता है, पर बेटा तुम अकेले कैसे रहोगे, हम रुकते हैं ना। रचना जी चिंतित होते हुए उससे कहती है। तो वह परेशान होते हुए ना में सिर हिलाता है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, हम हैं न, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम पूरब को अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वैसे भी ये हमारे साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगा। दोस्त आदित्य चहकते हुए बोल पड़ता है। तो बाकी दोस्त भी मुस्कुरा देते हैं। पूरब भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तो वह उसे आंख मारता है। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। रचना जी चैन की सांस लेते हुए पूरब से कहती है। तो वह भी मुस्कुरा देता है। मम्मी आप दोनों चले जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। पाखी उनसे नजरें चुराते हुए कहती है। तो पूरब उसे हैरानी से देखने लगता है। पर पाखी पूरब के दोस्त लोग तो हैं न, कल तो उसे छुट्टी मिल ही जाएगी। रचना जी पाखी से कहती है। तो वह कोई जवाब नहीं देती। हाँ पाखी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पूरब का पूरा ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे उसे। नहीं, तुम लोग भी चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, पाखी ने नज़र झुकाए हुए गंभीर भाव से कहा। रचना जी सुदेश जी की तरफ हैरानी से देखती हैं। सुदेश जी पलक झपकाते हुए इशारा देते हैं कि रुकने दो उसे। पूरब अजीब नज़रों से पाखी को देख रहा है, जैसे उसे पढ़ना चाह रहा हो कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, तो तुम रुको, हम चलते हैं, और हाँ, कोई दिक्कत होती है तो हमें बुलाओ, रचना जी कहती हैं। वो पूरब की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। जवाब में पूरब भी मुस्कुरा देता है। फिर रचना जी सुदेश के साथ जाने लगती हैं। पाखी चुपचाप नज़र झुकाए बैठी है। तीनों दोस्त पूरब को पाखी के साथ चुपचाप देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो प्लान बना रहे हो इन दोनों की नाराज़गी कैसी तोड़ी जाए। अच्छा पूरब, तो हम भी चलते हैं, तेरी होने वाली पत्नी तो अभी से दोस्तों को निकाल रही है, शादी के बाद क्या होगा पता नहीं। दोस्त आदित्य फिर से मजाक करते हुए बोल पड़ता है। तो बाकी दोस्तों की हंसी निकल जाती है। पूरब उन्हें गुस्से से घूरता है। अच्छा ठीक है, चलते हैं हम, कबाब में हड्डी नहीं बनेंगी, तू मज़े कर और एक दूसरे को सॉरी वोरी बोल देना। हाँ, दोस्त विजय मजाक करते हुए कहता है, और फिर दोनों आपस में ठहाका मारते हुए वार्ड की तरफ जाने लगते हैं। पूरब भी मुस्कुरा देता है, जबकि पाखी चुपचाप नज़र झुकाए हुए बैठी है, जैसे वह पूरब के एक्सीडेंट की वजह अपने आप को दोषी मान रही हो। हॉस्पिटल के बाहर रचना जी कार में बैठते हुए चैन की सांस लेती है। सुदेश जी कार स्टार्ट करते हैं। चलो, एक सिरदर्द तो कम हुआ, आखिरकार पाखी ने अपनी जिद छोड़ ही दी, नहीं तो पता नहीं क्या बवाल होता। रचना जी सुदेश जी से सामान्य तौर से कहती है। तो सुदेश जी कार चलाते हुए मुस्कुरा देते हैं। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ है, नहीं तो पाखी की जिद के सामने हमें कितना बेइज्जत होना पड़ता। कितनी जिद्दी लड़की है, एक बार जो ठान लेती है उसे करके ही रहती है। रचना जी बेपरवाह भाव से कहती है, जैसे उन्हें वाकई में पाखी की भावनाओं की कोई फिक्र ना हो। बस किसी तरह से उसकी शादी हो जाए, ऊपर वाले से इतनी ही विनती है। रचना जी आगे कुछ सोचते हुए कहती हैं, जैसे उन्हें पाखी की शादी की बहुत फिक्र हो रही हो। रचना, तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। पाखी मेरी भी बेटी है, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। सुदेश कार चलाते हुए रचना को चिंतित देखकर कहता है। तो रचना जी चैन की सांस लेती है, जैसे उन्हें बेटी पाखी की शादी को लेकर बहुत चिंता हो रही है। हॉस्पिटल के वार्ड में पूरा बेड पे लेटा हुआ पानी पी रहा है। पाखी अपने हाथों से उसे पानी पिला रही है। थैंक्स, पूरा पानी पीने के बाद उससे कहता है। तो वह जवाब में मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ठीक से नहीं हो पाता। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं ठीक हूँ, पूरब उसे परेशान देखकर कहता है। नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी अभी तो नींद आनी नहीं है, पाखी जवाब में कहते हुए पूरब के बगल में रखी बेंच पर बैठ जाती है। तो पूरब को हंसी आ जाती है, किसी बात को सोचकर। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, पाखी दोनों आंखों को सिकोड़ते हुए पूछती है, जैसे उसे लगता हो कि पूरब उसके ऊपर हंस रहा हो। नहीं, कुछ नहीं, पूरब मुस्कुराते हुए जवाब में कहता है, मगर वह अभी भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है, जो कि पाखी को अजीब लग रही है। पूरब क्या हुआ, तुम ऐसे हंसे क्यों जा रहे हो। पाखी
फिर से गुस्से और आश्चर्य से पूछती है। कहा ना, कुछ नहीं, वो बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई तो हंसी आ गई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।